नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं धुरीना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं एक और नया जो विषय है जो कि काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि कल यानी कि 19 मई को एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि राजस्थान का प्रशासनिक जो क्षेत्र है उसमें 88% एरिया है जहां पर जल का दोहन वो अतिदोहित कर दिया गया है। यानी कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो जितना दोहन किया जाना चाहिए उससे ज़्यादा लेवल में कर दिया गया है 88% एरिया में राजस्थान में। अब हम सबको पता है कि राजस्थान में ऐसा क्यों होता है। राजस्थान हमेशा से पूरे देश में भी अगर चर्चा होती है तो राजस्थान का नाम लेते ही सूखी सूखी चीज़ें हैं वो ध्यान में आती है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर कम होता जा रहा है। इसके पीछे के रीज़न क्या है और ये क्यों कम होता जा रहा है, इसका सुधार है वो हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। तो राजस्थान है उसके अंदर जितना भी टोटल प्रशासनिक एरिया है उसमें 88% एरिया ऐसा है, उसके अंदर 88% एरिया ऐसा है जो कि डार्क जोन में आ चुका है। यानी कि वहां पर 100% से ज़्यादा जो जल का दोहन है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका जो दोहन है वो बढ़ गया है। दोहन माने कि निकालना, यूज करना, शुद्ध हिंदी का शब्द है दोहन। तो पाताल भी हुआ रीता, यानी कि जो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी अभी खाली होने लग गया है, क्योंकि 200-300 फुट के नीचे जो पानी है वो अभी हमें मिल रहा है। और 200-300 फुट, ये मैं आपको एक प्रॉब्लम जो होती है उसके बारे में बताना चाहूँ तो अब देखो, राजस्थान है, राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान है, उसमें जल की समस्या रहती है कि महिलाओं को 2-3 किलोमीटर तक पैदल जाकर सर पे टोकनी, जिसको अपन मारवाड़ी में बोलते हैं, वो रखकर और जल लेने के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा इधर बीच में आते हो तो नागौर जो है, नागौर में तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसको बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी बोलते हैं। बांका पट्टी कुबड़ पट्टी क्यों बोलते हैं? वहाँ का जो वाटर है उस वाटर के अंदर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है। फ्लोराइड होने से क्या होगा? फ्लोराइड होने से वहाँ के जो लोग हैं उनकी कमर है वो टेढ़ी हो जाती है, उनमें कुबड़ आ जाती है, उनकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो नागौर में देखने को मिलती है। तो ये जो ग्राउंड वाटर लेवल है ये जितना ज़्यादा नीचे जाता जाएगा उतने ही उसके अंदर रसायन की मात्रा है वो बढ़ती जाएगी, वो पानी उतना ही जहरीला होता जाएगा। राजस्थान में 32 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो 88% जो एरिया है वो अतिदोहित श्रेणी में आ चुका है, और आगे आने वाले समय में एक अभूतपूर्व जल संकट है वो हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर हमें बताया गया है। ये जो रिपोर्ट है इसमें मतलब हम कंपैरिजन करें 1984 32 वर्ष पहले का और आज यानी कि 2026 का, तो जो 32 वर्ष पहले जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है जो हम जमीन से पानी निकालते थे 1984 में, उस समय 35% था, सिर्फ 35% स्थिति थी ये, और आज के समय में ये 150% तक पहुंच चुका है। 150% बहुत ज़्यादा होता है। जो ज़मीन में ग्राउंड वाटर लेवल जितना यूज किया जा सकता है उसके भी हम नीचे जाते जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या हमारे लिए है। तो भूजल दोहन जो स्तर है वो 35% से और 150 तक पहुंच गया है, और 115% की इसके अंदर ड्रास्टिक जो चेंज है वो हमें देखने को मिला है। 1.5 गुना से भी ज़्यादा हम पानी है वो बाहर खींच रहे हैं जितना पानी हम 1984 में निकाल रहे थे। और 4 दशकों में ये जो भयावह बदलाव आया है, इसके फ्यूचर में जो नतीजे हैं वो इससे और भी ज़्यादा भयावह हो सकते हैं, क्योंकि हम राजस्थान में रह रहे हैं। हालांकि कुछ जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों ने समुद्र का जल है उसको भी उपयोग करना है, उसको लेकर इसराइल जैसे देशों ने कुछ टेक्निक्स है वो निकाल ली है, लेकिन वो बहुत महंगी टेक्निक है, इंडिया उसको अफोर्ड कर पाए नहीं कर पाए। और बहुत अलग अलग टाइप के जो संकट है अभी इंडिया में चल रहे हैं, ये जो युद्ध चल रहा है इसके कारण सोना नहीं खरीदना है। मोदी जी हमें तो मना कर दिया कि विदेश की यात्रा है वो मत कीजिए, लेकिन खुद है वो मेलोनी जी से मिलने गए हैं, आज उनको मेलोडी चॉकलेट जो है वो गिफ्ट करके आए हैं। तो जो मोदी जी हैं वो इन चीज़ों से हमें पहले ही आगाह कर रहे हैं। वैसे ही जो जल संकट है उसकी समस्या भी आगे आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर देखी जा सकती है। आखिर पानी है वो गया कहाँ? जो अंदर ग्राउंड वाटर लेवल है वो गया कहाँ? तो पानी की बर्बादी है वो सबसे ज़्यादा हम करते हैं, अत्यधिक सिंचाई हम करते हैं। आप यहाँ फोटो में देख रहे होंगे एक जो इजराइल की एक टेक्निक है, जो सिंचाई की जो टेक्निक है उसके अंदर बूंद बूंद सिंचाई की जाती है। एक एक ड्रॉप है वो जितना पौधे को चाहिए उतना ही उसको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप फोटो में देख रहे हो अत्यधिक सिंचाई, यानी कि पानी के ताल भर दिए जाते हैं खेतों में, जो कि बहुत गलत चीज़ है। जो लीकेज है पाइपलाइन की वो होती है, यहाँ पर जलाशयों का दुरुपयोग है वो किया जा रहा है। फसल चक्र में बदलाव है वो हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम पानी वाली पारंपरिक फसलों की जगह अधिक पानी वाली नकदी फसलें हैं उनका यूज आज के टाइम पर किया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा गलत है। प्रतिस्पर्धी खनन, गाँव में गहरे जो नलकूप है उनकी अंधी होड़ है। आपने देखा होगा कि आप जहाँ पर रह रहे हो, जैसे शहर है, शहरों में लगभग हर बिल्डिंग के अंदर अपनी खुद की ट्यूबवेल है, क्योंकि अगर एक बिल्डिंग है उसके अंदर लगभग 25 से 30 फ्लैट है, तो उन सब का जो जल की आपूर्ति है वो जो बाहर से आने वाला जो नल है जिसमें 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को पानी आता है उससे उसकी पूर्ति है वो नहीं की जा सकती।
इसी प्रकार गाँव में भी आप देख रहे होंगे कि छोटी ट्यूबवेल बन रही है 200 से 250 फुट के अंदर जिसमें पानी आ जाता है, वो आज के समय घर घर में ट्यूबवेल है वो बन रही है। इसके अलावा खेतों में ट्यूबवेल की होड़ हो चुकी है, क्योंकि जब किसी के पास ट्यूबवेल है वो खेत में जो खेती करता है तो सिंचाई कर देता है ट्यूबवेल से, तो उसकी फसल अच्छी हो जाती है। जो पड़ोस वाला खेत है उसके अंदर बारिश के कारण उसकी फसल है वो चौपट हो जाती है, तो उसके मन में ये प्रतिस्पर्धा आ जाती है कि क्या मैं भी ये ट्यूबवेल बनाने के लायक नहीं हूँ, तो फिर वो भी प्रतिस्पर्धा के चक्कर में आकर और ट्यूबवेल है वो बनाने लग जाते हैं। सस्ती बिजली व मुफ्त पानी किसानों के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा लाचारी दिखाई जाती है सरकार के द्वारा। उनको पानी है वो भी सस्ता मिलता है, पानी के ऊपर किसी प्रकार का मीटर नहीं लगा रहता गाँव में। इसके अलावा जो ट्यूबवेल्स हैं उनके अंदर भी किसी प्रकार का मीटर नहीं लगा रहता जो होना चाहिए। इसके अलावा मुफ्त का पानी है वो मिल रहा है लोगों को, सस्ती बिजली मिल रही है, क्योंकि बिजली है, बिजली के यूज से ही तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऊपर निकाल पाएंगे हम। तो बिजली का बिल है वो तो किसानों का माफ़ किया जा रहा है। इसके अलावा जो पानी है वो भी मुफ्त दिया जा रहा है। कंक्रीटीकरण है वो किया जा रहा है। शहरों में कंक्रीट के कारण बारिश के पानी का रिचार्ज है वो रुक जाता है। कंक्रीट की जो रोड बिछाती जाती है फिर पानी जो है वो ग्राउंड में जाना है वो कम हो जाता है। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं, और ये डार्क जोन होता क्या है जो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि 88% राजस्थान का जो एरिया है वो डार्क जोन में चला गया है। डार्क जोन होता क्या है, 3 जोन अपने पास में होते हैं, सुरक्षित, क्रिटिकल और डार्क जोन। आपने देखा कि 1984 का जो समय था उसमें 35% जल है वो हम जमीन से निकाल रहे थे, वो सुरक्षित था क्योंकि वो 70% से कम में था, 70% दोहन से कम में था। क्रिटिकल होता है 90 से 100% और डार्क जोन होता है 100 से अधिक, जो कि हमने देखा 150% तक हम पहुंच चुके हैं, यानी कि हम डार्क जोन के अंदर आ चुके हैं। मैंने आपको जिले बताई जयपुर, अजमेर, जोधपुर, नागौर, यहाँ पर जो 100% डार्क जोन है वो आ चुका है। और यहाँ जो भूजल स्तर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, 250 से 300 फुट नीचे जाकर हमें जो पानी है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। पानी नहीं, हम जहर पी रहे हैं। इसका मैंने आपको बताया, बांकापट्टी, कुबड़पट्टी, नागौर में एक जगह है जिसको बांकापट्टी बोलने लग गए हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों की जो कमर है वो टेढ़ी हो चुकी है, कुबड़ उनमें आ चुकी है, जो दांत है वो खराब हो जाते हैं फ्लोरोसिस से, क्योंकि पानी के अंदर जितना ज़्यादा पानी गहराई से निकलेगा उतना ही उस पानी के अंदर रसायन की मात्रा ज़्यादा होगी, रसायनों की, केमिकल्स की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, उस पानी का यूज़ है वो पीने के लिए हम करेंगे, हम शरीर के लिए करेंगे, तो वो उतना ही हमारे शरीर में नुकसान करेगा, क्योंकि वो रसायन है वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। तो जो फ्लोराइड है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। फ्लोराइड का कहर हड्डियां और दांत है उसको ये टेढ़ा कर देते हैं। इसके अलावा लवणता व नाइट्रेट होता है। पश्चिमी राजस्थान के हजारों गांवों का पानी है वो पीने योग्य नहीं रहा है। दूर दूर से जाकर 2-2, 3-3 किलोमीटर जाकर वहां से जो पीने का पानी है वो उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, वो आगे आने वाले समय में देखी जा सकती है। अब सरकार है वो इसको लेकर क्या कर रही है? सरकार बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चला रही है। अटल भूजल योजना है, इसके अलावा राजीव गांधी जल संचय योजना है। लेकिन ये जो योजनाएं हैं, ये जो योजनाएं हैं ये तो सख्त है, लेकिन इनका जो क्रियान्वयन वो उनका अच्छे से नहीं किया जा रहा। जो कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिसको लेकर ऐसे लूप होल है वो अभी पिछले समय में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। कुछ आईएएस है, उन्होंने भी इसके अंदर घोटाले किए हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं न्यूज़ में। तो कमज़ोर प्रवर्तन है वो किया जाता है, यानी कि जो योजना है उसका प्रवर्तन बहुत अच्छे से नहीं किया जाता। वाणिज्यिक बोरवेल पर प्रतिबंध के बावजूद रात के अंधेरे में अवैध खनन जारी है। अब आप एक बात सोचिए कि जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के अंदर आप जितना नीचे जाते जाओगे उसके अंदर पानी आएगा, फिर रसायन आएंगे, उसके बाद में जो खनन है वो होता जाएगा। लेकिन फिर भी जब अगर इसको प्रतिबंधित किया जाता है, जो वाणिज्यिक बोरवेल है उसके अंदर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, फिर भी रात के अंधेरे में लोग अवैध खनन जारी रखते हैं। कानून में सुधार की बहुत ज़्यादा जरूरी है। जुर्माना लागू करने की, तुरंत सुधार करने की बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के समय में। नहीं तो आगे आने वाला समय वो जल को लेकर बहुत ही भयावह स्थिति है वो पैदा कर सकता है। इसके अलावा बूंद बूंद को तरसती जिंदगी और खेती, किसानों पर जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। सूखे बोरवेल के कारण लाखों का कर्ज हो रहा है, ग्रामीण पलायन कर रहे हैं, गाँव को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि गाँव में जब पानी ही नहीं रहेगा तो किसान करेंगे क्या? किसान रहकर करेंगे क्या? वो एक छोटे मोटा काम करते हैं, फिर शहर में आकर तो गाँव है वो धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं, किसानों पर बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। महिलाओं का संघर्ष, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर महिलाएं पानी ला रही है। पारिस्थितिक का संकट आ रहा है, मिट्टी की नमी है वो खत्म होने से जो प्राकृतिक वनस्पति, आप राजस्थान में कुछ वर्षों पहले आपने देखा होगा, लगभग 15 से 20 साल पहले, जो खेजड़ी जो है जिसको शमी का वृक्ष बोलते हैं, या फिर अपन शुद्ध मारवाड़ी में बोले तो जाटी जिसको बोलते हैं, तो खेजड़ी का जो वृक्ष है वो वृक्ष बहुत ही लहलहाते हुए खेतों के अंदर खड़े रहते थे। लेकिन आज के समय में अगर आप उनको देखो तो वो बहुत ही बुरी तरीके से सूख चुके हैं। इसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो जल है, जो मिट्टी की नमी है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। इसका समाधान क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई है वो की जा सकती है। इजराइल की ये टेक्निक है, ड्रिप और स्प्रिंकलर, यानी कि बूंद बूंद
बूंद सिंचाई, ये जो बूंद गिर रही है, ये जहाँ पर पौधे को पानी की जरूरत है सिर्फ वहीं पर ये बूंद गिरेगी। पानी के किसी भी प्रकार के जो ताल है वो नहीं भरे जाएंगे। डार्क जोन में फ्लड इरिगेशन है वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। फ्लड इरिगेशन यानी कि जो बाढ़ है वो ला दी जाती है, एक तरह से खेतों में तालाब भर दिए जाते हैं पानी के, वो नहीं होना चाहिए। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई है वो होनी चाहिए, ये इजरायली मॉडल होता है, ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट क्रॉपिंग है होनी चाहिए। गेहूं सरसों की जगह जो फसलों को, जिन फसलों को कम पानी चाहिए होता है, जैसे मिलेट्स है, बाजरा है और दलहन है, जो श्री अन्न जिसको बोलते हैं, उसकी जो खेती है वो बहुत ज़्यादा करनी चाहिए हमें राजस्थान के अंदर। वाटर मीटरिंग है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने खेत में ट्यूबवेल लगा लिए और आप हर कितने ही पानी का दोहन कर रहे हो। इसके अंदर आपके लिए मीटर है वो लगा होना चाहिए, एक निश्चित पानी की मात्रा है वही आप ले सकते हो। इसके अलावा जो पानी है उसकी जो, अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार का जुर्माना लगा दिया जाए कि एक निश्चित पानी के बाद आप लेते हो, तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, जैसे लापोरिया एक जगह है जहाँ का चौका सिस्टम है। इसके अंदर क्या करते हैं, 3 साइड में 1, 2 और 3 साइड में 2-2 फीट ऊंची जो है वो पाल बना दी जाती है मिट्टी की, और एक साइड से इसको खुला छोड़ दिया जाता है। तो इधर से जो पानी आता है बरसात का वो इसके अंदर भर जाता है। इसके अंदर भर जाता है तो जो पानी है वो सीधा का सीधा ज़मीन के अंदर जाता है। हर कहीं जो फालतू जगह है जहाँ पर इसका किसी प्रकार का यूज नहीं है, गंदा पानी है वो बन जाता है जब इसके अलावा कहीं और जाएगा। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए एक लापोरिया का सिस्टम है, चौका सिस्टम, वो लागू किया जा सकता है। स्रोतों का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। जो नाड़ी, जोहड़, बावड़ी, टाँके, आपने राजस्थान जो ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसके अंदर जो जल संरक्षण तकनीक है उसके अंदर ये सारे नाम आपने देखे होंगे। इन सब का पुनरुद्धार है वो किया जाना चाहिए। इसके अलावा मनरेगा जो योजना है, आपने सबने नाम सुना है, इसका बहुत बड़ा एक बजट है वो पानी के लिए भी हम समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में समस्या है वो बड़ा रूप ले सकती है। इसके अलावा जो अब नहीं संभले तो कल डे 0 होगा, यानी कि जो पानी है उसका ग्राउंड लेवल जो बहुत ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है। एक दिन आएगा कि जब वो पानी है वो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। 500 फीट नीचे से हम पानी निकालेंगे, उससे बीमार हो जाएंगे, तो उसको निकालने का क्या मतलब है। तो उसके लिए हमें पानी अब केवल एक सरकारी मुद्दा नहीं है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। पानी है वो अब हम किसी मुद्दे के लिए सरकार से लड़ते हैं तो वो चीज़ हमें समझ में आती है कि हाँ वो सरकारी चीज़ है, लेकिन जो पानी है वो हमारी यूज़ के लिए, हमारे जीवन के लिए जीवन दान है। एक एक बूंद है वो हमारे लिए ज़रूरी है, तो पानी को हमें बचाना चाहिए। इसके लिए हमारे अस्तित्व की लड़ाई है वो है। पानी को ज़मीन से निकालने की जो तकनीक है वो आधुनिक तकनीक है, यानी कि ट्यूबवेल हम बनाते हैं, लेकिन पानी को अंदर भेजने की कोई आधुनिक तकनीक नहीं है हमारे पास में। पानी को अंदर भेजने की आधुनिक क्या किसी प्रकार की तकनीक नहीं है हमारे पास में। हम ऐसा कभी नहीं सोचते कि जितना पानी हम निकाल रहे हैं बारिश से या फिर किसी भी तरीके से, उसका आधा पानी तो हम वापस से ज़मीन के अंदर भेजें कि फ्यूचर में हमें या फिर हमारी आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ियाँ हैं, उसको ही उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें एक बात कही थी कि हम ऐसी पीढ़ी हैं जो हमारे पीछे के जो पूर्वज हैं उनकी भी जो विरासत में छोड़ी गई जो पर्यावरण की जो चीज़ें हैं हम उसको खा रहे हैं, और आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उसको भी हम खा रहे हैं। तो हमें विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी ही बदलाव की शुरुआत है। हर व्यक्ति अगर हर नागरिक जल संरक्षक बनेगा तो किसी प्रकार की दूसरे को ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर आदमी खुद ही अपने अंदर अनुशासित बन जाए, जल को लेकर जल का संरक्षण करने लगे और जो व्यर्थ में जो पानी बह रहा है उसको रोके, तो ये बहुत हद तक, काफ़ी हद तक हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा हो सकता है। तो आज के सेशन में हमने जो 19 मई की जो रिपोर्ट थी जिसके अंदर पानी जो भूजल स्तर है राजस्थान में वो कम होता जा रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल, उसके ऊपर चर्चा करी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक आप जल को बचाइए, खुश रहिए, अपनी पढ़ाई को निरंतर एक नई दिशा देते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।